हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग स्टेट 2019-20 की तैयारी करने जा रहे हैं और इसके लिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और वो बार बार रिपीटेड एग्ज़ाम में आते हैं। किसी भी टेट के एग्ज़ाम में हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट ही होते हैं, तो वही बेस को मानते हुए उसके अराउंड आसपास के क्वेश्चन को देख सकते हैं और देखने से उस कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते हुए चलते हैं कि हमारा जो क्लास चलता है राज फिजिक्स क्लासेस 11-12, ठीक है, और एसएससी रेलवे बैंकिंग में जो भी फिजिक्स आता है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हमारे क्लासेज हैं जो आपका 11-12 के लिए अभी चल रहा है, क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और ये हमारा क्लासरूम है। सो देख सकते हैं आप लोग। तो टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए ये हमने पहले पार्ट 1 लेक्चर में 2011 के पेपर को सॉल्व कर रखा है। पार्ट 2 पेपर अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर जिन्होंने पार्ट 1 पेपर नहीं देखा है वह जल्द से जल्द पेपर को देख लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 25 क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं जो आपका 76 से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें करना क्या है कि किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा या अचल रहेगा। तो ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है। ये आपका हो गया आपका विषुवत रेखा और ये हो गया आपका ध्रुव। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला त्रिज्या जो होता है वास्तव में ये इस प्रकार से ऐसे होता है पृथ्वी, तो ये वाला त्रिज्या ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको ये इक्वेटर REQ लिखते हैं और ये पोलर होता है, इसको RP द्वारा डिनोट करते हैं, पढ़े होंगे, याद आया होगा। तो जिसका पोल कम है, ठीक है, सॉरी, जिसका ये पोलर रेडियस कम है और ये रेडियस ज़्यादा है, तो जिसका कम है उसका वहाँ पर भार क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर R का मान कम है। तो इसलिए ये जानेंगे, अगर ध्रुव ये होता है विषुवत से हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, मतलब विषुवत से अगर हम ध्रुव पर जाएंगे तो भार बढ़ेगा, ठीक है। तो भार क्या होगा इसके लिए, क्वेश्चन के लिए बढ़ेगा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, भार बढ़ेगा। क्लियर है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से देख लीजिए, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होता है, तो बढ़ता है। याद रखेंगे। अगर यही क्वेश्चन रिवर्स करके पूछता है कि ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर वस्तु का भार क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, तेजी से बढ़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। इज इट क्लियर। आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। निम्न में से किसका बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दर्पण का कॉन्सेप्ट क्या है कि सारा पॉसिबिलिटी है। इमेज आपका छोटा, बड़ा, बराबर बन सकता है, काल्पनिक, वास्तविक भी बन सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। उसके बाद काल्पनिक बनता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप याद रखेंगे। तो उसमें तो बड़ा, उसमें आपका क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो आपका क्या होता है, बड़ा नहीं बनता है, ठीक है, और वास्तविक भी नहीं बनता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अवतल दर्पण। आगे ध्यान से देखेंगे। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है। तो मनुष्य का ध्यान से देखिए, मानव नेत्र बनाएंगे तो ये हमारा जो रेटिना है, ठीक है, रेटिना पर पूरी तरह से आपका, सॉरी ऐसे थोड़ा सा बनाते फिर से, कोई भी इमेज जो बनता है वह आपका पूरी तरह से रेटिना पर बनता है। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यही रेटिना है। रेटिना एक पर्दा का काम करती है। किसका काम करती है, पर्दा का। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए तो रेटिना पर ही हमेशा समझेंगे इमेज बनता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? मतलब तरंग दैर्घ्य जो बेनियो पिनाला होता है उसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। और विचलन कौन करता है? विचलित ज़्यादा कौन होता है? तो बैगनी। तो ये 2 क्वेश्चन हर साल सारे लगभग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, इससे पहले जो था वो आपका रेटिना था, इससे पहले जो था वो अवतल था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में आएंगे तो नीले और पीले रंग के मिश्रण से क्या होता है? आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहले हम ध्यान से देखिए, यहीं पर कर लेते हैं। कौन कौन कर रहा है? नीला और पीला। तो यहाँ हम चला दिए, सॉरी ये तो नीला तो है नहीं, यहाँ चला दिए नीला, ठीक है, और उसके बाद पीला। तो यहाँ मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ये ओवरलैप कर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर होगा काला। ये घर पर आप बना कर देखिएगा, प्रैक्टिकली ये सब फिल करने वाला चीज़ है। नीला और पीला रंग को मिलाते हैं तो हमें काला मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? आंख बंद कर पता होगा, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब ये क्वेश्चन बनाने लायक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 सेंटीमीटर व्यास को हम लोग जनरली व्यास होता है जो, उसको हम डी से सूचित करते हैं। डी जितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 सेंटीमीटर का व्यास है। उसके बाद इसको मीटर में बदल लीजिए। मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे, मतलब 0.02 मीटर लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ईटा का मान दिया हुआ है, कितना है? 0.001। ये क्या है? श्यानता है। श्यानता को ईटा द्वारा सूचित करते हैं। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। आप लोग को एक और चीज़ है, ये टॉपिक जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से है। इसमें एक और रेनॉल्ड्स नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। NR, R मतलब रेनॉल्ड्स और N मतलब नंबर। ये आपका स्तरीय मतलब स्तर पर जो प्रवाह होता है उसके लिए जो होता है वो आपका 2000 होता है। कितना होता है? 2000। और फार्मूला क्या होता है? फार्मूला को लेकर चलते हैं हम। फार्मूला होता है V बराबर वेग बराबर रेनॉल्ड्स नंबर इंटू ईटा, ठीक है, बटा में रो इंटू डी। तो रेनॉल्ड्स नंबर हम बताएं 2000, 2 गुने 10 का पावर 3, ठीक है, और ईटा का मान दिया हुआ है, कितना है? ईटा का मान 0.0, तो इसको हम 1 इंटू भले 1 लिख दिए, ठीक है, 1 लिख देते हैं। और इसके इस और 3 पॉइंट है तो यहाँ पर 10 का पावर 3 लिख दिए, लिख सकते हैं ना। आगे देखिए, हो गया, ऊपर वाला काम हो गया। पहले हम किसका मान रखें? रेनॉल्ड्स नंबर का मान, और उसके बाद इसका मान। नीचे क्या क्या रखना है? रो क्या होता है? डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी जो होता है वो 10 का पावर 3 होता है। कितना होता है? 10 का पावर 3 होता है। सॉरी, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, चलिए। वाटर का डेंसिटी 10 का पावर 3। अब आगे देखिए, उसके बाद डी क्या है? आपको पता है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना है? तो 0.02। तो यहाँ पर हम क्या लिख लिए? यहाँ पर सिर्फ हम 2 लिख लिए और ऊपर 2 जीरो इसका पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, ये 10 का पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो 10 का पावर कितना बचेगा? 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -3 बराबर कितना होगा? 10 का पावर -1 बराबर कितना? 10 का पावर -1 हो गया, मतलब 0.1। देखिए, बिहार बोर्ड ने जो एग्जाम हुआ था स्टेट में, इसका आंसर गलत बताया था, ऑप्शन में नहीं था, लेकिन एक्यूरेट आंसर जो होगा इसका 0.1 होगा। क्या होगा? 0.1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो भी बात होगा पूरी तरह से फैक्ट्स है। आंसर गलती है तो आंसर गलती है। अब आंसर लाने के लिए हम लोग ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, फैक्ट के साथ हम बात करते हैं और यही हमारा फैक्ट है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें 0.1 कोई नहीं था, इसलिए बिहार बोर्ड ने अपने आंसर को मतलब इसमें क्या किया, इसको गलत मानते हुए सबको 1 नंबर दे दिया था, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? 0.01। आगे ध्यान से देखते हैं। एक विसर्जन नली में n=4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कुदान से कितनी रेखाएं उत्सर्जित होती है? तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक फार्मूला याद करना है।
ठीक है। रेखाओं की अभिष्ट संख्या का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, क्या होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ब्लू लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अभिष्ट संख्या बराबर, ठीक है, x बराबर आपका क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, ठीक है, बटा में 2 होता है। तो यहाँ पर कितना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में कितना है, सॉरी क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा ऊपर जाकर, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है 83। विसर्जन नली में n बराबर 4 है, n बराबर 4 है तो 4, ठीक है, इंटू 4 में से 1 गया 3 बटा में 2, ये हो गया 2 मतलब 6 दिख रहा है, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। फार्मूला याद रखेंगे क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n का मान कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 3 बाई 2 कट गया 6 आ गया आंसर। आई बात समझ में, बहुत अच्छा। आगे अब देखिए, निम्न में से ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती है वो किस प्रकार की होती हैं, तो याद रखेंगे ये गलत टिक किया हुआ है, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका अनुदैर्घ्य होगा। हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 85 क्वेश्चन नंबर में। 85 क्वेश्चन नंबर क्या करता है ये देखते हैं, देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, तो आपको सबको पता है कि हर्ट्ज होता है, ठीक है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है, याद रखेंगे हर्ट्ज होता है। चलिए आंसर इसका हर्ट्ज हो गया। अब आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, ध्यान से देखिए, आवृत्ति बराबर होता है 1/t और t बराबर होता है 1/n। तो कोई एक फॉर्म में बात कर लेते हैं, जैसे एक फॉर्म में बात कर लेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि आवृत्ति, ठीक है, n इंटू टी, एन के जगह पर या कोई एक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/t इंटू टी, टी कट जाएगा तो गुणनफल क्या होगा 1 होगा, ठीक है, गुणनफल क्या होगा इसके लिए 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। तो देखिए आंसर दोनों का फिर से टिक कर देते हैं, इसका आंसर हर्ट्ज हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आया, 86 तक क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का द्रव में डूबना या तैरना निर्भर करता है, तो वस्तु के भार पर, उत्प्लावन बल पर, वस्तु के आयतन पर और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है, ठीक है, उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है, देखिए नहीं पता होता है कोई फॉर्मूला, तो आपको करना क्या है, दाब बराबर प्रेशर बराबर होता है F/A, F का यूनिट हो गया आपका न्यूटन और नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर के ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर का पावर -2, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन है, फैराडे। फैराडे के बारे में जानते हैं आप लोग अच्छे से, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या होगा, घटता है, अगर ये चालक के लिए बोलेगा ताप बढ़ाने पर तो उसके लिए बढ़ता है और इसके लिए क्या हो जाएगा, घटता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, तो देखिए इसके लिए आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये बोर्ड पर निर्भर करता है, बोर्ड क्या सोच रहे हैं, 3000 कहीं कर रहे हैं या 30,000 कर रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग मतलब इसमें होता क्या, इस क्वेश्चन के लिए इसमें आपका 2-3 प्रकार का क्वेश्चन था, सूखा शरीर कैसा होता है, एक वयस्क मनुष्य का कितना होता है, ठीक है, सामान्य कितना होता है, तो ये पूछने के ऊपर है। अब ये शरीर का बोल दिया, अब सूखा है कि गीला है कि वृद्ध का है, ठीक है, तो ये किसी कहीं 3000 कोई किया है, कहीं 30,000 किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये दोनों आंसर आपके लिए सही हो जाएगा, 3000 भी हो सकता है और 30,000 भी हो सकता है और 3000 से 30,000 भी हो सकता है, ऑप्शन में ऐसा है तो ज़्यादा अच्छा होता। आगे देखिए, डायनेमो से प्राप्त धारा होती है,
दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए जो हिंदी इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, तो इसको हम डीसी बोलते हैं और इसको हम एसी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है डीसी और ये होता है एसी। तो डायनेमो क्या काम करता है, दोनों काम करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल आपको पता होना चाहिए प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है, देखिए कुछ बल के बारे में आप लोग जानते हुए चलिए, एग्जाम में अगर आ गया तो आप लोग बात कर सकते हैं। एफ सबसे शक्तिशाली बल न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। उसके बाद EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय बल होता है। और सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारा पृथ्वी लगाता है। तो सबसे शक्तिशाली फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद या तो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, या एक ही बार में बोलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आगे देखते हैं 93 ये हो गया। देखिए श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए 7 रंग होता है। इसको अगर आप देखना है प्रिज्म से अगर गुजारेंगे किसी श्वेत प्रकाश को तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये पढ़े होंगे प्रकाश का विवर्तन, ये सब घटना में, फिनोमेनन में, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट में। अब आगे देखिए श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर निकलती है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है, बताए थे। तरंग दैर्घ्य होता है लाल का और विचलन जो होता है वो आपका बैंगनी का होता है। ठीक है, बैंगनी का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है ये सब। LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति को ओमेगा सूचित करते हैं। एक स्रोत इसी स्रोत से जोड़ा गया है। धारा का शिखर मान क्या होगा, शिखर मान मतलब शिखर मान, कोई भी मान बोलेगा तो उसमें शिखर मान कहने का मतलब ये हो गया I0, ये हो गया शिखर मान। ठीक है, अगर V0 लिखा हुआ तो वोल्टेज का ये शिखर मान हो गया। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा बराबर 1/√LC। आप ये 12th में देखिएगा, ये 12th का क्वेश्चन है। ठीक है, 12th में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। L आपका क्या होता है, इंडक्टर प्रेरक जिसको बोलते हैं। C क्या होता है, कैपेसिटर। तो ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा। आगे देखिए एक सेकेंड लोलक को एक परिवहन वाहक में ले जाया जाता है, तब वाहन 4 मीटर पर सेकंड से त्वरण चलता है। तो दोलन काल क्या होगा, मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, तो दोलन काल का क्या होगा, और यदि वाहन के ऊपर की दिशा में चलता है तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। आगे देखते हैं सामान्य प्रकाश का कारण क्या है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र तो है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। तो ये क्या होता है, जब आपको विद्युत चुंबकीय तरंग जब बताया जाता है तो बताया जाता है कि ऐसे डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, ऊपर से पहले हम विद्युत क्षेत्र करने लिए, फिर उसके बाद इसके। ठीक है, अब दोनों के साथ एक लंबवत दिशा में आपका आपका क्या होता है, तरंग निकलती है इसके लंबवत दिशा में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। और वही आपका आंसर हो जाएगा। सामान्य प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और वही उसके दोलन की दिशा में गति करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब दिशा में दोलन करती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, 99 का चक्कर आ गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन मिल गया, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, आप ही बताइए, निम्न में से कौन सा सदिश है। कार्य तो अदिश राशि है, पता होगा। ठीक है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, 7 मूल राशि होता है, उसमें तो ये पहला ही धरा गया। चाल याद रखेंगे, चाल और वेग आपका सदिश है, जबकि चाल क्या है, अदिश है। क्या बचा, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन है क्या है, सदिश राशि। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, विस्थापन। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप लोग को एकदम पूरी तरह से फैक्ट के साथ बात हो रहा है। फैक्ट के साथ जब बात होता है तो अच्छा लगता है, फीलिंग गुड। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यदि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु की रेखीय वेग v है और कोणीय वेग ओमेगा है, तो इसमें से क्या होगा। आप लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं, v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। v आपका क्या है, रेखीय संवेग, r त्रिज्या है और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध पड़ा है ना, v बराबर ओमेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया। ये आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर। ठीक है, v बराबर r ओमेगा। इज इट क्लियर। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपका पार्ट 2 वीडियो था, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो डिलीवर कर दिया गया है। आप लोग पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम 2019 में जो स्टेट हुआ है, मतलब कि 2 बार हुआ था, एक 28 जनवरी को हुआ है और 26 फरवरी को हुआ है। दोनों एग्ज़ाम का हम अगले लेक्चर में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। और ये सब क्वेश्चन सुपर टेट, यूपी सुपर टेट या एमपी सुपर टेट, सारे सुपर टेट में ये सब पूछे जाते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ बिहार में ही पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो कंपटीशन के एग्जाम में ऑलरेडी पहले से पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान होता है। सो अगले लेक्चर के लिए आपको ये जल्दी से मिल जाए। आप इसे क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मैसेज मिल जाए। ओके, सो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बिहार स्टेट की तैयारी करिए और यूपी सुपर टेट की भी। सो थैंक यू वेरी मच। होप सो आपने बहुत एंजॉय किया होगा हमारा लेक्चर। सो थैंक यू, बाय।